उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों इतिहास को लेकर घमासान मचा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाल के दिनों में दिए हुए आक्रांताओं को लेकर बयान एक नई बहस छेड़ दी है और इस दौर में कभी औरंगजेब की कब्र, तो कभी औरंगजेब की तारीफ को लेकर, तो कभी आक्रांता सैयद सलार मसूद गाजी के रेलेवेंस को लेकर के मुद्दा छिड़ जाता है। अलग अलग दौर, अलग अलग मुद्दों और अलग अलग बयानों के बीच एक अलग तरीके का बयान सामने आ जाता है। ताजा बयान योगी आदित्यनाथ ने बहराइच की उस धरती पर दिया है जहां सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है। अब इस मामले को 2027 की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है और उसे क्यों जोड़कर देखा जा रहा है, इसकी क्रोनोलॉजी आप बेहतर समझ सकते हैं। भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और इन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने अपने हाल के बयान में क्या कुछ कहा है? उनका कहना है कि भारत की धरती पर आक्रांताओं को किसी भी कीमत पर सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। अब वो ये भी कहते हैं कि ऐसे में बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सवाल इस बात का भी है कि उनके बयान की टाइमिंग अभी की क्यों है। यह बात तो हमेशा से रही है, अंग्रेजों के दौर में भी रही है, अंग्रेजों के पहले भी रही है, अंग्रेजों के बाद भी रही है। लेकिन सब जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब एक मुद्दा बना हुआ है। उसके बाद किस तरीके से नागपुर में हिंसा हुई, किस तरीके से विधानसभा में वहां हंगामा हुआ और उसके बाद किस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक का बयान सामने आया। उस दौर में उत्तर प्रदेश के अंदर संभल को लेकर के राजनीति लगातार पक रही थी। संभल का मुद्दा लगातार गर्म हो रहा था। हर दिन संभल को लेकर किसी न किसी विषय पर सियासत का कारण बन रही थी। संभल सत्ता विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे थे। 2027 से पहले आक्रांताओं को लेकर यूपी की सियासत में क्या क्रोनोलॉजी है, किस तरीके से इसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, ये हम आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोसा माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना एक प्रशासन का दायित्व है। उसमें सरकार उसको डायरेक्शन दे न दे, उसका दायित्व बनता है कि उसको पालन करे और संभल के अंदर प्रशासन ने वही पालन किया है। आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को हम मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी। लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी है? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया और दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रोकने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, कोई सभ्य मुसलमान व्यक्ति पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए
बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। तो ये थे वो बयान जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में दिए। अब पहला बयान जिन्होंने विधानसभा में दिया, दूसरा बयान जिन्होंने विधानसभा के ही पटल पर दिया, और तीसरा बयान जिन्होंने एक रैली में दिया। अब चौथा बयान आज बहराइच में दे दिया है। अब इस बयान के बाद की प्रतिक्रिया सुन लीजिए। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिन्होंने ये बयान दिया है, जियाउल रहमान वर्ग, उनका बयान आप सुनिए। देखिए, अब लोग ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक तरफ जहां औरंगजेब की कब्र का मुद्दा गरमाया है, वहां विधानसभा में भी यह मुद्दा बेहद गर्म है। उसके बाद नागपुर में हिंसा हो गई, वहां आगजनी हो गई, पुलिस वालों को भी गंभीर चोट लगी है। तमाम परिस्थितियां कमोबेश वैसी ही थी एक दौर में जैसे संभल में हुई। संभल में भी हिंसा हुई, संभल में भी कई सारे पुलिसकर्मी घायल हुए, कई लोग भी घायल हुए, कार्रवाई हुई, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई। वहां जांच आयोग जांच भी कर रहा है। तो 2027 को लेकर इसको कैसे जोड़ा जाए, इस बात को लेकर के पंचायत चल रही है। बीजेपी का जो चुनावी रथ है वो हिंदुत्व के घोड़ों से चलता है। अब हिंदुत्व के घोड़ों से चलता है तो हिंदुत्व के लिए बड़ा मुद्दा चाहिए। मुद्दा क्या है? कभी काशी, मथुरा, अयोध्या, अब उसके बाद संभल का मुद्दा इजाद हो गया। संभल के इर्द गिर्द पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों को साधने की एक कोशिश की जा रही है। अब वो कोशिश किस तरीके की है? दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की में विधानसभाओं की एक अच्छी खासी संख्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका जहां पर बीजेपी हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती रही है। पिछले 2 विधानसभाओं में तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं उसकी विपक्षी पार्टी जो रही है वो लगातार उस इलाके में जहां उसका गढ़ भी कई सारे क्षेत्रों में है, वहां भी उसको बीजेपी ने मात दी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 325 सीटें जीतने में कामयाब रहा, और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी 273 के आसपास सीटें पहुंच गई। सेंट्रल यूपी और पूर्वांचल का हिस्सा बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। हालांकि पिछले 2 चुनाव में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। लोकसभा के 2024 के चुनाव में इन इलाकों में बीजेपी को इस बार काफी नुकसान उठाना पड़ा है। बीजेपी को 2024 के जो परिणाम सामने आया है उसमें एनडीए को 36 सीटें मिली, इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली। अब इनमें समाजवादी पार्टी अकेले 37 सीटों पर जीत गई और कांग्रेस पार्टी भी 6 सीटों पर उसके साथ जीत गई। अब इसमें वो सारी सीटें भी शामिल हैं जो बीजेपी हार गई, जो बड़ी मजबूत सीटें थी। कुछ ऐसी सीटें थी जो पिछली बार बाई इलेक्शन में जीत गई थी, बड़ी स्ट्रांग होल्ड थी समाजवादी पार्टी की, रामपुर और आजमगढ़ की सीट। संभल का भी एक निर्वाचन क्षेत्र ऐसा है जहां लंबे समय से राजनीति कोशिश करती रही बीजेपी की कि वहां चुनाव जीत पाए, लेकिन 2014 की लहर में भी बीजेपी वो सीट नहीं जीत पाई। अब उससे क्या समीकरण है जिसे समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दरअसल पीडीए विपक्ष का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हथियार है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इस वोट बैंक को लेकर अखिलेश यादव यानी इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में वो लगातार काम कर रहे हैं। जिस तरह राहुल गांधी जो पिछड़ों को लेकर बात करते हैं, जातिगत जनगणना का मुद्दा लगातार प्रभावी तौर पर लोकसभा चुनाव में और संसद में भी उसके बाद वो उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं बीजेपी के लिए समूचे भारत में, वह जब दूसरे राज्यों में प्रचार करने जाते हैं वहां हिंदुत्व का चेहरा बनते हैं। उत्तर प्रदेश में एक प्रशासनिक चेहरा भी है, बावजूद इसके जो पॉलिटिकल लाइन वो लेते हैं उनमें उस तरह के नारे उभरते हैं जैसे बटोगे तो कटोगे। अब ये बयान आपको याद होगा। और भाइयों, अब पटना नहीं है, बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो अब पटना नहीं, एक रहेंगे। दरअसल यही वो पॉलिटिकल लाइन है जो महाराष्ट्र के चुनाव में भी हिट रही। यह पॉलिटिकल लाइन दिल्ली के चुनाव में भी हिट रही। यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी एक पॉलिटिकल लाइन लेनी पड़ी और उनको भी कहना पड़ा एक हैं तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी समझना पड़ेगा कि हिंदू आबादी जो 2011 की जनगणना के अनुसार 79.73% है, यानी एक अच्छी खासी संख्या 80% के आसपास। हिंदू बाहुल इलाके कितने हैं, फिर मुस्लिम बाहुल इलाके कितने हैं? और इसी तरीके से समझना होगा कि अगर हम जातिगत आधार पर बांटते हैं तो 20% दलित, 50% पिछड़ा, 12% सवर्ण है। तो पीडीए का समीकरण अगर चलता है तो बीजेपी को इसमें खतरा है और 2024 की लड़ाई का जो परिणाम है वो दोहराया जा सकता है। फिर तो हिंदुत्व का रथ चल पड़ता है, सुशासन और तमाम मुद्दे भारी पड़ते हैं, तो कई बार ऐसा होता है। ऐसे में बीजेपी प्रभावी हो जाएगी, क्योंकि मुद्दा तो 2024 में भी था, लेकिन 2022 के चुनाव में कौन सा मुद्दा था जिस एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद दोबारा बीजेपी सत्ता में आने में कामयाब रही?
तो मुद्दा था कानून व्यवस्था का, मुद्दा था हिंदुत्व का। और हिंदुत्व की चाशनी पर जो सत्ता बीजेपी को मिली, हिंदुत्व की चाशनी आएगी कैसे? इसी संभल से, इसी सालार गाजी से, इसी तरीके से औरंगजेब से, इसी तरीके से ताजमहल से, इस तरह के मुद्दों को उभारने से। और योगी आदित्यनाथ इसको बेहतर तरीके से समझ भी पाते हैं और समझा भी पाते हैं। शायद इसीलिए कोई वो मौका नहीं छोड़ते, इसलिए उन्होंने एक बार ये मुद्दा नहीं उठाया, बार बार उठाया। आने वाले दिनों में आप ऐसे और भी बहुत सारे मुद्दे देखेंगे, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। 2027 की लड़ाई हिंदुत्व के एजेंडे से होगी या जातिगत समीकरणों के आधार पर होगी, ये देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर कई बदलाव होने हैं। संगठन को एक नया अध्यक्ष मिलने वाला है, संगठन के पदाधिकारी बदलने वाले हैं, नए मंत्रिमंडल का पूरी तरीके से पुनर्गठन होना है। ऐसे में बहुत सारी अटकलें हवा में तैर रही हैं। क्या इन बयानों का उस तरफ भी कोई असर होगा? 2027 से पहले अपनी सेना सजाने में बीजेपी कितना कामयाब रहेगी, इसके लिए आने वाले वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि किस तरह के बयान सामने आते हैं और उन बयानों को लेकर विपक्ष किस तरीके की प्रतिक्रिया देता है। इसी तरह की पॉलिटिकल लाइन पर दरअसल 2027 का रण सजने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।